अब आइंस्टाइन की बात करें, ही वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन मैथमेटिक्स एंड हैड इंटरेस्ट इन फिजिक्स। वो तो आप समझ ही सकते हो, है ना, आप 9th क्लास में हो, मैथ्स और फिजिक्स पढ़ते हो तो समझते ही हो। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ नौकरी कर रहे थे। एट द सेम टाइम ही डेवलप्ड हिज ओन आइडिया सीक्रेटली। शांति से वो अपने खुद के आइडियाज, यानी जिस थ्योरी पे वो वर्क करना चाहते थे, जो वो जीवन के बारे में जानना चाहते थे, उस पर वो शांति से, मतलब जॉब अलग चल रही है और अपने आइडियाज पे काम उनका अलग चल रहा होता था। अब फेम को साइड रखते हुए यहाँ पे ये एक चीज और बताते हैं कि उनकी मैरिज के बारे में बात बता रहे हैं। ये सब तो हो गया था। अब उसके पहले की बात बता रहे हैं कि जब वो वही हाँ भाई, कौन थी सर्बियन लड़की मेलिवा मेरिक, काफी इंटेलिजेंट थी, शादी करना चाहते थे, मम्मी मान नहीं रही थी, बट फिर भी उसने कहा ना 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 ना, मैं तो उसी से शादी करूंगा। हे एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स बाय पंकज सर। मैं हूं पलक रखियानी, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। माय डियर क्लास 9 स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। नाउ अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड को आप देख रहे हैं एंड देन आप पिक्चर देख रहे हैं द वेरी फेमस, है ना, एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिनके बारे में ये पूरी स्टोरी है। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है गाइस, बिकॉज इनकी रियल लाइफ का अकाउंट है। अब आपने नाम सुना होगा एल्बर्ट आइंस्टाइन, जब भी साइंस की किताब खोलते हैं इनका नाम कहीं ना कहीं रहता ही है कंट्रीब्यूशन में, है कि नहीं। फिजिक्स पढ़ रहे हो, मैथ्स पढ़ रहे हो, एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम आना ही होता है। लेकिन अब हम ये सोचते हैं कि यार ये इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, तो क्या ये हमेशा से ही इतने होशियार रहे होंगे, या इनकी लाइफ में हमेशा से सब कुछ अच्छा रहा होगा। तो ये जो पूरी स्टोरी है, बचपन से लेके कैसा इनका नेचर था, क्या इनकी लाइफ में, क्या ये पहले भी ऐसे ही थे या बाद में इनका जो है ना टैलेंट बाहर आया, एंड देन इनकी मैरिड लाइफ कैसी थी, इन्होंने एजुकेशन में क्या परस्यू किया, बहुत सारी चीज़ें। तो बहुत मोटिवेशन मिलेगा आपको, तो फटाफट से जो है ना चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड मैं हूँ पलक रखियानी, आपकी एजुकेटर। लेट्स बिगिन विद द क्लास। चलो भाई, अब अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड अगेन, ये जो चैप्टर है, इट रिकाउंट्स द लाइफ ऑफ एल्बर्ट आइंस्टाइन, द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी की खैर क्या ही बात करें, आज भी जो है ना इनके कंट्रीब्यूशन साइंस में उतने ही वैलिड है ना। इनके फॉर्मूलेज के बिना तो कहाँ ही साइंस पूरी होती है। आइंस्टाइन वॉज कंसिडर्ड अनयूजुअल बाय हिज मदर। शुरुआती स्टेजेस में थोड़ा बताया जा रहा है कि अपनी मम्मी द्वारा इन्हें कहा जाता था काफ़ी अनयूजुअल है, कि मेरा बच्चा थोड़ा अजीब है, बाकी सबसे अलग है भाई, है ना। एंड वो बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड थे मैथ्स और फिजिक्स में। एंड जब उनका ग्रेजुएशन हुआ 1900 में, उन्होंने टेक्निकल एक्सपर्ट के तौर पे भी काम किया, दूसरे लोगों के इन्वेंशंस को किया, एंड धीरे धीरे वो खुद के भी आइडियाज़ डेवलप कर रहे थे। तो इसी के साथ हम जो है ना लेसन की शुरुआत करते हैं। एक चीज़ और बता दूं कि इनकी जो जिस टाइम पे ये फेमस कब हुए थे, बहुत ज़्यादा इनका नाम हो गया था जब 1915 में इनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आई थी। उससे इन्हें एक बहुत ही अलग फेम मिल गया था। एंड अगेन उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला है फिजिक्स के 1921। जीके के लिए भी एक अच्छी बात है। एंड फाइनली टुवर्ड्स द एंड जब वो और बड़े होते गए, तो उन्होंने पूरे विश्व भर में शांति फैलाने के लिए, बहुत ज़्यादा इन्होंने पीस एंड हार्मनी स्प्रेड करने के लिए इन्होंने अपने कंट्रीब्यूशन दिए हैं। ये मानते थे कि पूरे जगत में शांति रहनी चाहिए, पीस मेंटेन होना चाहिए, ठीक है, एंड कोई भी पावर का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। चलो बच्चों, आते हैं अब कैरेक्टर्स बता दूं मेन दो, एल्बर्ट आइंस्टाइन एंड मेलिवा मैरिक, ये जो हैं कैरेक्टर्स हैं, आगे इनके बारे में पढ़ेंगे हम। आ जाओ भाई। अर्ली लाइफ ऑफ आइंस्टाइन। अब सबसे पहला शुरुआत अर्ली लाइफ यानी बचपन की बात करते हैं, है ना। तो इससे एक सवाल ये आएगा कि यहाँ पे एल्बर्ट आइंस्टाइन का पहले तो जन्म, बर्थ डेट आप याद रखेंगे, ये थोड़ा ऐसे लिखा है, ये 14 मार्च 1879। देखो बेटा, अगर किसी साइंटिस्ट का रियल लाइफ अकाउंट है तो ये कुछ कुछ डेटा आपने याद रखने होंगे, एंड चिंता मत करो, मेरे साथ पढ़ते पढ़ते ही याद कर लो। सो इनका जन्म हुआ था 14 मार्च 1879 में, ठीक है, इन द सिटी नेम्ड उल्म इन जर्मनी। जर्मनी में इनका जन्म हुआ था। अब क्या हुआ, बचपन में इनकी माँ ये मानती थी कि इनका बेटा थोड़ा एबनॉर्मल सा है, मतलब बाकी बच्चों से थोड़ा अलग है। अलग मतलब अच्छे वे में नहीं, नेगेटिव वे में, कि अजीब है, बाकी नॉर्मल बच्चे जैसे होते वैसा है ही नहीं, उसे वो चीज़ें करना पसंद ही नहीं है ना। एंड उल्टा एक चीज़ और थी कि उनका जो माथा था, उनका जो माथा था बहुत ही चौड़ा था, एक लार्ज हेड था। तो उनकी मम्मी को थोड़ा और अजीब लगता था कि बाकी बच्चे से थोड़ा अलग है। अब जब वो 2.5 साल के हो गए थे, 2.5 ईयर्स के, तब तक वो बोल नहीं पाते थे, है ना। ही वॉज अनेबल टू स्पीक। आपके घर में भी अगर बच्चे रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि बच्चे बोलना 1-1.5 साल से थोड़ा मम्मा पापा बोलना चालू करते हैं, एंड जब 2.5 के हो जाते हैं तब तो हम उन्हें प्री नर्सरी या प्ले स्कूल में भेज ही देते हैं। लेकिन इनके साथ केस उल्टा था।
ये 2.5 साल के हो गए तब भी बोल नहीं पाते थे। तो उनकी मम्मी को बड़ी चिंता होती थी कि भाई ये आगे जीवन में क्या करेगा, बिल्कुल ही ऐसा नहीं बेवकूफ नालायक सब बच्चा तो नहीं निकलेगा। नाउ अब जब उन्होंने थोड़ा बहुत बोलना चालू भी किया, ही स्पोक एवरीथिंग ट्वाइस। हर चीज को वो दोहरा दोहरा के कहते थे, जैसे हकलाते नहीं है कि हाँ मैंने ये कर दिया था काम काम, ऐसे करके ऐसे बोलते थे वो। तो बचपन में कोई बहुत ही ऐसा नहीं कि पैदा होते ही ऐसा लगेगा अरे वाह साइंटिस्ट पैदा हुआ है, बहुत होशियार, नहीं, मतलब काफी चीजें तो वो कर भी नहीं पाते थे। तो ये थी इनकी अर्ली लाइफ, ठीक है। अब आइंस्टाइन जो था ना, उनको ही डिडंट लाइक द कंपनी ऑफ फ्रेंड्स। उन्हें दोस्तों के साथ रहना कुछ खास पसंद नहीं, मतलब उनकी हम उम्र के जो बच्चे चीजें करते थे वो उन्हें पसंद नहीं आता था उनके साथ घूमना। तो उन्हें एक टैग दिया जाता था, बच्चे उन्हें कहते थे ब्रदर बोरिंग। ये याद रखिएगा, उनके बच्चे दोस्त जो होते थे वो क्या कहते थे, ब्रदर बोरिंग। हिंदी में बोलो तो बोरिंग भाईजान टाइप्स, है ना, कि क्या बोरिंग सा है, इसको हमारे साथ खेलना कूदना पसंद ही नहीं है, जो नॉर्मल काम हम करते हैं। और वो क्या करते थे, ही प्लेड बाय हिमसेल्फ विद मैकेनिकल टॉयज। जो भी मैकेनिकल टॉयज होंगे ना, जैसे कार हो गई, कुछ मशीन टाइप की चीजें हो गई, उनके साथ ही वो खेलने में पूरे टाइम मग्न रहते थे। तो यानी थोड़ी थोड़ी चीजें समझ आ रही है कि कहीं ना कहीं फिजिक्स की तरफ इनका, थोड़ा मैकेनिक्स की तरफ काफी ज्यादा रुचि थी इनकी, ठीक है। अब उस टाइम तो खैर पेरेंट्स उस चीज को नहीं ध्यान देंगे कि यार ये तो अच्छी चीज है, यही लगता था कि भाई दोस्तों के साथ खेलना पसंद नहीं है, कैसा बच्चा है। एंड स्कूल में भी मतलब ऐसा है, वो वैसे अच्छे थे, टैलेंटेड थे, लेकिन स्कूल में कुछ ज्यादा अच्छा कर नहीं पाते थे वो, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता था ये स्कूल के ग्रेडिंग के जो तरीके हैं, जो मार्क्स देने के तरीके हैं, टेस्ट, ये सब उन्हें ज्यादा समझ नहीं आते थे। आइंस्टाइन ने फिर जब वो 6 साल के हुए, है ना, एट द एज ऑफ 6 उन्होंने वायलिन बजाना सीखा एंड वो एमेच्योर वायलिनिस्ट भी बने, है ना, नौसिखिया बिल्कुल ही थे वो। एंड धीरे धीरे उन्होंने उसमें काफी ज्यादा जो है ना प्रैक्टिस भी करी, ठीक है। तो ये चीज हुई। अब आइंस्टाइन्स एजुकेशन एंड क्लैश विद टीचर्स। अब थोड़े बड़े हो गए वो, तो क्या था, आइंस्टाइन वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक। म्यूनिक बेसिकली जर्मनी में है, तो वहां पे वो हाई स्कूल पढ़ने जाते थे क्योंकि उनकी फैमिली वहां शिफ्ट हुई थी। है ना, एज अ स्टूडेंट ही स्कोर्ड गुड मार्क्स इन एवरी सब्जेक्ट। बट देखो ऐसा नहीं है कि स्कूल में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, अच्छा स्कोर करते थे, ही वाज अ गुड स्टूडेंट, लेकिन उसे वो स्कूल का वो एकदम स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन की नहीं, चीजें ऐसी हैं तो ऐसी ही होनी चाहिए, मतलब कहना वो चाहते हैं डिसिप्लिन अच्छी बात है, लेकिन क्रिएटिविटी के लिए कोई रूम ही नहीं होता था। मतलब अगर 50 बच्चे वही चीज कर रहे हैं तो सब वही करेंगे, यूं नहीं कि सबके टैलेंट के हिसाब से कुछ अलग करें। तो आइंस्टाइन को ये चीजें काफी पसंद नहीं थी एंड इस वजह से उनकी काफी ज्यादा बहस हो जाती थी टीचर्स से। एक और रीजन ये था कि सवाल बहुत करते थे भाई, मतलब कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो टीचर से एक 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 करके सवाल करता जाए, है ना, क्योंकि इनका दिमाग बहुत शार्प था, तो हर चीज पे सवाल करते। तो टीचर्स काफी इरिटेट हो जाते थे इनसे, है ना, कि बाकी बच्चे शांत है और तुम इतना क्यों सवाल कर रहे हो। तो इस चीज के कारण इनका क्लैश भी काफी होता था। तो क्या हुआ, इन सब चीजों के चलते उन्होंने 15 साल की उम्र में एट द एज ऑफ 15 ही लेफ्ट स्कूल, है ना, एंड हिज पेरेंट्स, फिर इनके पेरेंट्स कहाँ शिफ्ट हो गए, मिलान। बट आइंस्टाइन ने अपनी स्कूलिंग कहाँ कंटिन्यू करी, स्विट्जरलैंड में, है ना। उन्हें यही लगता था कि स्विट्जरलैंड जो है, जैसे अपन कहते हैं ना छोटे शहर बड़े शहर का फर्क, तो उन्हें ये लगता था कि स्विट्जरलैंड में थोड़ी एजुकेशन सिस्टम अलग है, वहाँ के टीचर्स थोड़े ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, है ना, और काफ़ी चीज़ें वहाँ बेहतर होती थी स्टडीज़ उनके हिसाब से। तो उन्होंने फिर स्विट्जरलैंड में अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करी, ठीक है। अब आइंस्टाइन की आगे बात करें तो स्कूलिंग उनकी ख़त्म हुई, है ना, वो सारी चीज़ें जैसे नॉर्मल चलती है चली। फिर वो यूनिवर्सिटी टाइम की बात करते हैं। अब आइंस्टाइन की बात करें, ही वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन मैथमेटिक्स एंड हैड इंटरेस्ट इन फिजिक्स। वो तो आप समझ ही सकते हो, है ना, आप 9th क्लास में हो, मैथ्स और फिजिक्स पढ़ते हो तो समझते ही हो कि इनके कंट्रीब्यूशन बिल्कुल है वहाँ पे, है ना। अब स्कूल फिनिश करने के बाद उन्होंने डिसाइड किया टू स्टडी एट ए यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिच, ठीक है। आइंस्टाइन 21 साल की उम्र में ग्रेजुएट हुए, जैसे नॉर्मली होते हैं सब, है ना, इन द ईयर 1900। तो 1900 में इनका ग्रेजुएशन हो गया था एट द यूनिवर्सिटी। अब ज्यूरिच में जब ये पढ़ते थे तो वहां पे इनके, अब थोड़ी बहुत इनके लव स्टोरी का भी एंगल है, वहां पे इनको एक लड़की से प्रेम हो गया, एक सर्बियन गर्ल, सर्बियन यानी सर्बिया जगह है, वहां की एक लड़की है ना, उनका नाम है मेलेवा मैरिक। अब मेलेवा मैरिक से प्रेम क्यों हुआ, मेलेवा मैरिक बेसिकली वहां पे जब पढ़ने आई थी, इनका क्या रीजन था कि बहुत, मतलब यार तुम 1900 के टाइम की बात करो तो तब तो
बहुत कम ऐसी यूनिवर्सिटीज होती थी जो फीमेल्स को फिजिक्स मैकेनिक्स इन सब में डिग्रीज देती थी। या आप सोचो ना, कोई फीमेल एक्सेप्शनली इन फील्ड्स में जाए, उस टाइम में इतना नहीं होता था। बट मेलेविल वाज द वन एंड शी वाज वेरी डेडिकेटेड। और आइंस्टाइन को लगता था कि भाई ये तो बिल्कुल मेरे जैसी है ना, कि इसका भी पूरा टाइम फिजिक्स में इंटरेस्ट है, किताबी कीड़ा है, ऐसे टाइप के लोग होते हैं ना, आपको वाइब कनेक्ट हो जाती है। तो उनको काफी लगता था एंड ही फेल इन लव विद हर। और उन्होंने ये डिसाइड किया था कि भाई मैं शादी तो इसी से ही करूंगा। ठीक है, कहानी आगे बढ़ती है। अब धीरे धीरे देखो क्या टाइम आता है, आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो ये वो पॉइंट था जब उनको बहुत ज्यादा फेम मिला। अब देखो, ग्रेजुएशन खत्म हो गया, कब खत्म हुआ? 1900 में। ठीक है, अब ग्रेजुएशन के बाद अभी तो उनको कोई प्रॉपर जॉब नहीं मिली थी, तो वो टीचिंग असिस्टेंट थे, है ना। शिक्षा आप देते हो तो आपका ही कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होता है। टीचिंग असिस्टेंट थे और प्राइवेट लेसन देते थे। फिर जब उनकी 1902 में उनको एक प्रॉपर जॉब मिली, एक टेक्निकल एक्सपर्ट की इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न। तो बर्न में एक पेटेंट ऑफिस था, वहां पे इनको टेक्निकल एक्सपर्ट की जॉब मिली। तो क्या होता था, जितने लोगों के भी जो भी प्रोजेक्ट्स आते थे उनको ये एक्सपर्टीज करते थे, उनमें गलतियां बताते थे पेटेंट। ठीक है, तो वो देखते थे वो। और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ नौकरी कर रहे थे, एट द सेम टाइम ही डेवलप्ड हिज ओन आइडिया सीक्रेटली। शांति से वो अपने खुद के आइडियाज, यानी जिस थ्योरी पे वो वर्क करना चाहते थे, जो वो जीवन के बारे में जानना चाहते थे, उस पर वो शांति से, मतलब जॉब अलग चल रही है और अपने आइडियाज पे काम उनका अलग चल रहा होता था, है ना। और इतना ही नहीं, जिस डेस्क पे, है ना, ऑफिस होता है तो ऑफिस पे बेटा सबको अपना अपना एक टेबल दिया जाता है ना, डेस्क दिया जाता है। तो जिस डेस्क पे बेसिकली वो काम करते थे ना, उन्होंने उस डेस्क को भी एक नाम दे दिया था। एंड उस डेस्क का नाम, मतलब डेस्क का नाम उन्होंने रखा था ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। मतलब उन्होंने अपने डेस्क का नाम तक रख दिया था ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। ब्यूरो बेसिकली मतलब होता है ऑफिस, है ना। थ्योरेटिकल फिजिक्स का ये ऑफिस है, यहाँ पे ये काम किया जाता है। तो मतलब इतना डेडिकेटेड थे वो अपने उस काम के लिए। एंड फाइनली इतना वर्क करने के बाद उन्होंने अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सबमिट कर दी थी 1905 में। अब इस थ्योरी के अनुसार, देखो बहुत ज्यादा डीप नहीं जाना है, लेकिन अगेन आपको थोड़ा बहुत ये पढ़ना पड़ेगा थ्योरी क्या है। अकॉर्डिंग टू विच, जिसके अनुसार, इस थ्योरी के अनुसार टाइम और डिस्टेंस कभी भी एब्सोल्यूट नहीं हो सकते। What is the theory again? According to which time and distance are not absolute. इनका कहने का मतलब ये होता है कि अगर आप मान लो कि आप दो वॉचेस हैं, है ना, उनको आप स्टार्ट कर रहे हो सेम टाइम पे, एंड जब आप उन्हें स्टॉप करते हो तब आप टाइम जब उसमें कैलकुलेट करोगे तो टाइम और डिस्टेंस दोनों एब्सोल्यूट या एक्यूरेट एकदम सेम नहीं आएंगे। अब उन्होंने क्या कहा, काफी लोग कहेंगे कि हमें ये चीज तो समझ नहीं आई, तो उन्होंने एक और एग्जाम्पल दिया इसे समझाने के लिए, इजी करने के लिए। ध्यान से सुनना। उन्होंने कहा कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी बहुत ही सुंदर लड़की से बात कर रहे हो, तो आपको क्या लगेगा, आपने उससे 2 घंटे बात करी, लेकिन वो 2 घंटे भी 2 मिनट के समान लगेंगे, है ना। ऐसा लगेगा अरे वक्त कितना जल्दी खत्म हो गया। एंड सेम चीज अगर आप, है ना, अगर आप कहोगे कि आप कोई बहुत ही गरम सा पैन है ना, गरम सा तवा है, या उस पर हाथ रख दो अगर आप, तो आपको लगेगा कि 2 मिनट भी कितना 2 घंटे के बराबर हो गया ना, 2 सेकंड उंगली रखी तो 2 घंटे के बराबर। सो इन दिस वे ही एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इजी करने के लिए, है ना। और उसी से फिर उस थ्योरी में उन्होंने वर्ल्ड का सबसे फेमस फॉर्मूला, जिसमें आप क्वेश्चन भी लगाते होंगे, है ना, या फिर आप अभी पढ़ेंगे आगे, जो रिलेशनशिप उन्होंने दिया था मास और एनर्जी के बीच, जो कि फॉर्मूला है E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। तो जहां पे E क्या होता है बेटा, एनर्जी को डिनोट करता है, m मास को डिनोट करता है, स्पी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। एक छोटा सा सवाल है, अगर आप ये टॉपिक, अगर आप स्पीड ऑफ लाइट आपने पहले भी पढ़ा होगा इन वैक्यूम, इफ यू रिमेंबर, थोड़ा फिजिक्स का सवाल है, जिसको आता है अच्छी बात है, कमेंट सेक्शन में बताइए स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में क्या होती है। ये एक फिक्स्ड वैल्यू होती है जो हम क्वेश्चंस करने के लिए याद करते हैं, तो थोड़ा जीके जैसा सवाल हो गया, फिजिक्स पढ़ते ही हो। टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में कितनी होती है। ओके, चलिए, तो ये फॉर्मूला उन्होंने दिया, और इसके बाद उन्हें काफी ज्यादा फेम मिला। ठीक है, अब फेम को साइड रखते हुए यहाँ पे ये एक चीज और बताते हैं कि उनकी मैरिज के बारे में बात बता रहे हैं ये सब। तो
हो गया था। अब उसके पहले की बात बता रहे हैं कि जब वो वही वही हाँ भाई कौन थी सर्बियन लड़की मेलिवा मैरिक, काफी इंटेलिजेंट थी, शादी करना चाहते थे, मम्मी मान नहीं रही थी, बट फिर भी उसने कहा ना 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 ना, मैं तो उसी से शादी करूंगा। ठीक है, तो फाइनली उन्होंने 1903 में तब शादी कर ली थी। ठीक है, ग्रेजुएशन कब हुआ था? 1900 में, 1903 में उन्होंने शादी कर ली थी। ठीक है, 2 बेटे हुए उनको, है ना, 2 सन्स हुए, लेकिन दुर्भाग्यवश इनकी शादी बहुत ज्यादा लंबी टिक नहीं पाई और इनका डाइवोर्स हो गया। ठीक है, ये सब डेट्स हैं, ईयर्स हैं, आपको याद रखने हैं। डाइवोर्स हो गया 1919 में, है ना। एंड उसके बाद आइंस्टीन ने अपनी कजिन एल्सा से शादी कर ली, है ना। सेम ईयर में, उसी साल उन्होंने अपनी कजिन एल्सा से शादी कर ली। तो खैर उनकी पर्सनल लाइफ है, इसमें ज्यादा हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, बट ये डेटा है जो आपको याद करना है। ओके, ये हुआ, ये तो पर्सनल लाइफ वाली चीजें थी। अब बात करते हैं उनकी प्रोफेशनल लाइफ में। तो जब 1915 में उन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, तो मतलब आप कहते हो ना, एकदम से जज्बात पलट दिए, क्योंकि जो ग्रेविटी थी, ग्रेविटी के लिए एक अलग ही इंटरप्रिटेशन हो गया प्योरी थ्योरी का। बहुत ज्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, जिससे आज भी हम लोग कितनी चीजें सीखते हैं। एंड अब एक चीज मैं आपको बताती हूँ, जब उनकी 1915 में थ्योरी उन्होंने सबमिट की थी, अब क्या होता है बेटा, कोई भी नई चीज आती है, लोग एकदम से तो एक्सेप्ट नहीं करते हैं या मान लेंगे महान काम किया है, लेकिन कहीं ना कहीं कुदरत उसे प्रूफ करती है जब, तब हम मानते हैं, है कि नहीं? बात सही है कि नहीं? कि आपने अगर किसी को एक बात कह दी, रख के दे दी, वो इतना इंपॉर्टेंस नहीं बनेगा, लेकिन अगर उसे पता चलेगा अच्छा ये प्रूफ हो गई बात, देन तो इंसान मानेगा। तो ये चीज हुई 1915 में, उन्होंने थ्योरी सबमिट तो करी, लेकिन 1919 में, 1919 में जब एक्लिप्स हुआ था सन का, तब उनकी थ्योरी और ज्यादा पूरी की पूरी करेक्ट प्रूफ हो गई, है ना। एंड इसके बाद वो काफी फेमस हो गए, एंड मतलब बहुत बड़ा कह सकते हैं ना क्रांति, साइंटिफिक क्रांति, इट वाज अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन उस टाइम में, कि काफी ज्यादा बदलाव आए, काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी में चेंजेस आए, चीजों को देखने का नजरिया बदला, इन फॉर्मूले से कितनी ज्यादा चीजें मिली, है ना। एंड इसी कारण उन्हें नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स में, है ना, नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921, 1921 में उनको नोबेल प्राइज भी मिला। अब आगे की बात करते हैं। देखो क्या हो जाता है ना, इंसान जब एक मुकाम तक पहुंच जाता है, कंट्रीब्यूशन करे, कोई भी हो, चाहे आप देखते हो कोई सेलिब्रिटी हो गया, है ना, कोई फिल्म स्टार हो गया, कोई पॉलिटिशियन हो गया, कोई साइंटिस्ट हो गया, कोई क्रिकेटर, जो भी फील्ड में होते हैं, जब आप फेमस हो जाते हो ना, तो आप सिर्फ उस फील्ड से रिलेटेड नहीं, लेकिन आप समाज में क्या चल रहा है, पॉलिटिक्स में क्या आ रहा है, उसमें काफी इन्वॉल्व भी होने लगते हो। क्योंकि क्या, जनता आपसे भी एक्सपेक्ट करती है कि आप भाई इतना आपने अचीव किया है, आपकी क्या राय है इस पे। तो क्या हुआ, अब जब आइंस्टीन कब की बात कर रहे हैं, 1933 में, जब नाजीज पावर में आए थे, है ना, नाजीज जब पावर में आए थे, तब आइंस्टीन यूएस शिफ्ट हो गए थे। क्यों? क्योंकि नाजी वगैरह आपको पता है ना, वर्ल्ड वॉर का टाइम था, वो हमला वाली चीज हो रही थी पूरी उनकी, है ना, जर्मनी वगैरह पे पूरा कब्जा कर रहे थे, है ना। तो आइंस्टाइन यूएस शिफ्ट हो गए थे। द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फिजन, अब क्या हुआ था, बर्लिन में न्यूक्लियर फिजन का प्रोसेस डिस्कवर किया गया था 1938 में। न्यूक्लियर फिजन जो कि काफी डेंजरस हो सकता है, जो कि एटॉमिक बॉम्ब वगैरह जिनसे बनते हैं, जिनसे बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, बहुत तबाही होती है। तो अब ये चीज हुई थी, तो जो अमेरिकन फिजिसिस्ट थे वो डर रहे थे कि नाजी एक एटॉमिक बॉम्ब बनाएंगे, और अगर उन्होंने एटॉमिक बॉम्ब बनाया, उन्हें अंदाजा नहीं है कितनी ज्यादा तबाही होने वाली है ना। तो इसी कारण अब आइंस्टाइन ने क्या सोचा कि एज बहुत ज्यादा उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, तो एज अ साइंटिस्ट, एज अ फिजिसिस्ट, उन्होंने एक लेटर लिखा। कब? 2 अगस्त 1939 को उन्होंने एक लेटर लिखा अमेरिकन प्रेसिडेंट, उस टाइम में जो प्रेसिडेंट थे, कौन थे? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। अब उन्हें क्या खत लिखा? उन्होंने कहा कि ये जो एटॉमिक, उन्होंने नॉलेज दिया, है ना, वो फिजिसिस्ट से उन्होंने नॉलेज दिया। बेटा उस टाइम गूगल नहीं होता था, है ना, तो आपने बतानी पड़ती थी चीजें कि एटॉमिक, अब आज तो बच्चे को पता होगा एटॉमिक बॉम्ब क्या होता है। तो उसने बताया कि भाई देखो, बहुत ही मैसिव यानी बहुत ही भयंकर तबाही मच सकती है एक सिंगल एटॉमिक बॉम्ब से, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, कि उसने पूरा उन्हें आगाह किया कि ऐसे ऐसी चीजें हो सकती हैं, है ना। तो अब यहाँ पे चीज क्या हो गई, जो अमेरिकन थे, अब यहां उल्टा हो गया। उन्होंने लेटर में शायद लिखना कुछ और चाहा था, वो बता रहे थे कि कितनी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन वहां पे शायद अमेरिकन ने समझ लिया होगा कि ओ, इससे तो हमें इतनी ताकत मिल जाएगी।
तो ये सब चीज सुन के अमेरिकन ने खुद सीक्रेटली एटॉमिक बॉम्ब डेवलप कर लिया, और आपने देखा होगा, सुना होगा, आज भी सुनते होगे, और वो बॉम्ब गिरा दिया जापान की सिटीज में। कौन सी सिटी नाम सुनते होगे आज? हिरोशिमा और नागासाकी, जहां पे एटॉमिक बॉम्ब गिरा था अगस्त 1945 पे वर्ल्ड वॉर 2 में। बेटा बहुत बहुत बुरी कंडीशन थी, मतलब आप अगर अपने पेरेंट्स से दादा ऐसे पूछोगे ना, लोग हिल गए थे, क्योंकि आज भी, मतलब आज भी जो अगर वो बॉम्ब से इफेक्टेड जो उनकी जनरेशन के बच्चे पैदा हो रहे हैं, डिफॉर्मिटीज थी, इतनी तकलीफें आई थी, मतलब आज जो तुम जापान देख रहे हो ना, मतलब बहुत उनका आप कह सकते हो इतनी मेहनत की है उन लोगों ने वापस अपनी सिटी को पूरा डेवलप करने में, पूरा नष्ट हो गया था पूरा, मतलब आप देख नहीं सकते ऐसा हाल हुआ था। एटॉमिक बॉम्ब बहुत बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है। तो ये देख के आइंस्टाइन को बहुत बुरा लगा, मतलब उसने सोचा कि मैंने जो लेटर लिखा था ये चीज कहीं ना कहीं गलत तरीके से कन्वे हो गई, और उन्हें अंदर से खुद भी पछतावा हो रहा था कि ये क्या हो गया। तो उन्होंने फिर क्या किया, वो काफी अपसेट हो गए, एंड फाइनली उन्होंने एक दूसरा लेटर, प्रॉपर ऑफिशियल लेटर लिखा यूनाइटेड नेशंस को, है ना, यूएन को, जिसमें उन्होंने प्रपोज किया कि हम एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाए। देखो एज ए रिस्पॉन्सिबल साइंटिस्ट उन्होंने बहुत अच्छी चीज की, उन्हें पछतावा हुआ कि ये नहीं होना चाहिए था, फिर भी मतलब उन्होंने ये पूरा प्रपोज किया कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बने, शांति हो, और उन्होंने अपना काम जारी किया। उन्होंने ये सोचा कि भाई सारे विश्व में शांति होनी चाहिए। वो खुद इतने बड़े साइंटिस्ट थे, क्या वो पावर का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते थे? बिल्कुल। लेकिन उन्हें ये एहसास हुआ कि शांति से, पीस से, भाईचारे से बढ़कर कुछ भी नहीं है। क्या सेंस, इससे क्या मिलेगा? तबाही मिलेगी। तो उन्होंने पूरे जीवन भर काम किया शांति फैलाने के लिए, और अपना पूरा जो काम था साइंस का आगे ही डिवोटेड मोर इन पॉलिटिक्स, है ना, थोड़ा पॉलिटिक्स में खुद को इन्वॉल्व किया ताकि ये जो गलत चीजें हैं वो सही हो सके। ही कैंपेन्ड टू एंड द आर्म्स बिल्डअप, और उन्होंने इतनी भी कैंपेन करी कि जो आर्म्स मतलब बेटा एक आर्म तो हाथ होता है और एक आर्म हम हथियारों को कहते हैं। तो उन्होंने बहुत कैंपेन्स भी करी कि ये जो इतने आप खतरनाक हथियार बना रहे हैं इनको भी रोका जाए, है ना, इतने खतरनाक हथियार नहीं बनाए जाए जिससे इतनी तबाही हो। एंड फिर दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु हो गई, 76 एज के थे वो, है ना, 1955 में उनकी डेथ हो गई। एंड ही वॉज एडमायर्ड अगेन, ही वॉज अ विजनरी, अ वर्ल्ड सिटीजन एंड अ साइंटिफिक जीनियस। साइंटिफिक जीनियस तो थे ही, लेकिन एक वर्ल्ड सिटीजन, यानी वो सिर्फ अपनी जगह के लिए नहीं, वो विश्व भर के लिए सोचते थे, क्योंकि वो साइंटिस्ट थे, उन्हें पता था कि साइंस अच्छी भी हो सकती है, लेकिन अगर उसका गलत इस्तेमाल करो तो तबाही भी हो सकती है। तो उन्होंने काफी लोगों के लिए सोचा, एंड है ना, आज तक भी जो है उनके कंट्रीब्यूशन जरूर उनके बारे में हम पढ़ते हैं, एंड ही इज अगेन अ वेरी मोटिवेटिंग पर्सन। सो इसी के साथ हम इस लेसन को खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो यार, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। मिलते हैं हम हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन एंड टेक केयर।